वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ फाइनली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग सामने आ गई है। कई बड़े देश पीछे रह गए हैं और छोटे देश आगे आ गए हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देशों को उनकी पोटेंशियल मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड पॉपुलेशन के आधार पर रैंक करता है। इसमें 145 कंट्रीज को स्थान दिया गया है। लंबे समय तक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2023 में द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कौन सी है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी देशों के लिए। यहाँ पर देखिए ये ड्वाइट आइजनहवर की कोट ये बहुत ही फेमस है। ड्वाइट आइजनहवर ये वर्ल्ड वॉर 2 में सुप्रीम लीडर थे सारे एलाइड फोर्सेस के, मतलब यूएस, फ्रांस, जो भी देश जर्मनी और जापान के अगेंस्ट थे उनके लीडर थे ड्वाइट आइजनहवर। बाद में आइजनहवर यूएसए के प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्होंने ये कहा था कि मिलिट्री पावर की वजह से ही आप एक ऐसी शील्ड बना पाते हो जिसके पीछे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, साइंटिफिक प्रोग्रेस कर सकते हो, ओवरऑल सिविलाइजेशन और मैनकाइंड को आप आगे बढ़ा सकते हो। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग देखते हैं। नव इंडिया का रैंक 4th है इस इंडेक्स में, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। और रशिया के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे कि रशिया बहुत नीचे गिर जाएगा क्योंकि रशिया ने यूक्रेन वॉर में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन रशिया इस इंडेक्स में 2nd स्पॉट पर है और यूक्रेन का रैंक देखे तो ये 15th स्पॉट पर है। पिछले साल यूक्रेन की रैंकिंग 22nd थी तो 22nd रैंक से यूक्रेन की जंप हुई है 15th रैंक पर। चाइना 3rd नंबर पर है इस इंडेक्स में। चाइना अभी भी रशियन फेडरेशन को ओवरटेक नहीं कर पाया और इंडिया भी चाइना के पीछे है, लेकिन यहाँ पर रेडिकल कोई चेंज हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि जब तक इंडिया अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन के आसपास नहीं ले जाता तब तक कुछ ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इंडिया के पोजीशन में। इंडिया रैंक 4 पर ही लंबे समय तक दिखेगा, लेकिन कई कंट्रीज है जिसमें मेजर चेंजेस हुए हैं। यूके की रैंकिंग इस इंडेक्स में 5th स्पॉट पर है। पिछले साल यूके की रैंक 8 थी, तो ऐसा क्या रीजन है कि ये 8 से जंप करके 5th रैंक पर आ गया? तो रीजन ये है कि यूके ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि ये लोग अपना डिफेंस बजट 100 बिलियन पाउंड कर देंगे 2030 तक। अभी हाल में इसका डिफेंस बजट 48 बिलियन पाउंड है, इसको ये डबल करने वाले हैं, 100 बिलियन पाउंड करने वाले हैं। इसके अलावा यूके ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट्स जापान के साथ, यूक्रेन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं और यूके का प्लान ये भी है कि ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी बिल्ड करेंगे आने वाले समय में। अगर यूके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड भी कर लेता है और अपना डिफेंस बजट इसी स्किल से बढ़ाता रहता है और इंडिया का अपना डिफेंस बजट उतना ही रहता है $70-80 बिलियन आसपास, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया और यूके के बीच में जो गैप है ये बहुत कम हो जाएगा। यूके ओवरटेक तो नहीं कर पाएगा क्योंकि पॉपुलेशन का इश्यू है। इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग वहाँ पर एनलेस कर सकते हैं मिलिट्री के लिए, इसलिए यूके ओवरटेक नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया के रैंकिंग के बहुत करीब आ जाएगा। यूके और इंडिया का ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा करीब आ सकता है। फिर 6th रैंक पर साउथ कोरिया है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और रैंक 7th है पाकिस्तान। पाकिस्तान पिछले साल 9th रैंक पर था, जो ये देखकर काफी लोग शॉक है क्योंकि ये इंडेक्स के मुताबिक जापान, फ्रांस, इटली, टर्की इन सभी से पाकिस्तान आगे है। मतलब कि इन सभी से क्या पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है? तो यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस किया है। पहला तो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, तो इनके पास एक बड़ी पॉपुलेशन है जिनको ये चाहे तो सोल्जर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी भी हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स भी आए तो भी आर्मी एक बड़ा शेयर अपने लिए निकाल ही लेती है। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट 11% इंक्रीज कर लिया। 11% एक मैसिव हाइक होती है, खास तौर पर ऐसे टाइम में जब आपके देश में लोगों के पास खाने पीने के लिए भी ट्रबल हो। उसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि ये लोग कम्प्लीटली अपनी कंट्री को चलाते हैं, गवर्न करते हैं। पीएम कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, ये सब कुछ पाकिस्तान का आर्मी जनरल 1 घंटे में चेंज कर सकता है। रिसेंटली इमरान खान का केस हुआ, इमरान खान को उठा के फेंक दिया और एक नए लीडर को बिठा दिया। ये सब कुछ हुआ है तो एक पार्लियामेंट के हिसाब से ये सीट बदली है वगैरह, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की डोमिनेंस सबके सामने थी। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, तो पाकिस्तान ओवरऑल बजट का एक बड़ा चंक चाहे तो पाकिस्तानी आर्मी और निकाल सकती है। अगले साल ये लोग चाहे तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट 20% और इंक्रीज कर सकता है, इनको कोई नहीं रोक सकता। तो जो पावर है पाकिस्तानी मिलिट्री, खास करके पाकिस्तानी आर्मी की अपने देश में अनकंट्रोलेबल पावर है, उसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा बम्प मिला है और पाकिस्तान रैंक 7 पर आ चुका है। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या यूएसए का मिलिट्री सपोर्ट फिर से ओपन हो चुका है पाकिस्तान के लिए? क्या इससे भी पाकिस्तान को हेल्प मिली है? तो देखो थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नया मिलिट्री हार्डवेयर अभी तक तो मिला नहीं है। अगर आने वाले टाइम में नया मिलिट्री हार्डवेयर इनको मिलता है तो पाकिस्तान की रैंक और भी आगे जा सकती है। पाकिस्तान ओवरटेक कर सकता है साउथ कोरिया को। मगर यहाँ पर जापान कैसे नीचे गिर गया? जापान ने तो अनाउंस भी किया है कि ये अपना डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। तो देखो इनकी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन को लेकर, मिलिट्री को लेकर।
लेकर। इस इंडेक्स में पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जापान की पॉपुलेशन लगातार कम होती जा रही है। उसकी पॉपुलेशन 12 करोड़ आसपास है। हो सकता है कि 2030-40 के आसपास इनकी पॉपुलेशन 10-11 करोड़ आसपास पहुंच जाए। और जापान ने जो पॉपुलेशन डेवलप कर रखी है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलिट्री में इनलिस्ट करने को। जापान मिसाइल तो डेवलप कर रहा है, मगर मिसाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होते मैन पावर के। फिर अंत में आपको सोल्जर्स चाहिए, आपको देशभक्त चाहिए, आपको ऐसे नौजवान चाहिए जो आर्मी में एनलिस्ट करना चाहते हैं। देश के प्रति उनके मन में पैशन है। यहाँ पर देखें तो ये पॉपुलेशन है, इनके लिए मिलिट्री एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है जापान की सोसाइटी में। इसलिए जापान की रैंकिंग हर साल नीचे गिरती जा रही है। फ्रांस का केस देखें तो फ्रांस में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, बहुत ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इनका मिलिट्री बजट उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने अफ्रीका से अपनी बहुत सारी मिलिट्री वापस बुला ली। तो फ्रांस का जो इम्पैक्ट था अफ्रीका में, अब ये बहुत कम हो चुका है। ये अब इंडो पैसिफिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि कल को अगर फ्रांस इंडो पैसिफिक में कोई बड़ी डेवलपमेंट करता है, कोई बड़ा मूव चलता है, तो वापस फ्रांस रैंक 8 पर दिखे। मगर इस इंडेक्स में फ्रांस 9th स्पॉट पर है। अब हम इंडिया के आसपास जो देश है उनकी बात करें तो बांग्लादेश जो बहुत पीछे है। बांग्लादेश की रैंक 40 है इस इंडेक्स में, म्यांमार से भी पीछे है। बांग्लादेश हमेशा कोशिश यही करता है कि ये मिलिटरीली म्यांमार से आगे रहे। नेपाल की बात करें तो नेपाल का रैंक है इस इंडेक्स में 129, क्योंकि नेपाल की कोई नौसेना नहीं है। नेपाल की थोड़ी बहुत आर्मी है और एयरफोर्स है, इसलिए उनकी रैंक है 129। फिर श्रीलंका है 71 रैंक पर, और अगले साल इनकी रैंक बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हाल ही में इनकी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अपनी मिलिट्री को ये बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे देश में खर्चा कम करने के लिए। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया की रैंक है 34th। बाकी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।